Hello and welcome to this class of two-dimensional geometry. I am Rafiq Ahmed. We are studying ellipse. Ellipse की कोड ऑफ कॉन्टैक्ट और ऐसी कोड जिसका मिडिल पॉइंट गिवन हो। इसके अलावा एलिप्स के डायमीटर्स एंड कॉन्जुगेट डायमीटर्स, इनसे संबंधित प्रॉब्लम्स हम आज लेंगे। पहली प्रॉब्लम है दीर्घवृत्त की अभिलंब जीवाओं के मध्य बिंदुओं का बिंदु पथ ज्ञात करना है। प्रूव करना है कि वो ये इक्वेशन होगी। अभिलंब जीवाओं के मध्य बिंदुओं का बिंदु पथ। अभिलंब जीवा जैसा कि आप जानते हैं दीर्घवृत्त के हर बिंदु पर एक अभिलंब खींचा जा सकता है जो कि उस बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा के लंबवत रेखा होती है। जैसे यहाँ पर दीर्घवृत्त का बिंदु Q और इस बिंदु पर स्पर्श रेखा, तो ऐसे एक रेखा बनती Q पर स्पर्श रेखा और इस स्पर्श रेखा के लंबवत और Q से गुजरने वाली रेखा, ये अभिलंब हो जाएगा। तो ये दीर्घवृत्त का बिंदु Q पर अभिलंब है और ये अभिलंब दीर्घवृत्त को पुनः किसी बिंदु R पर काटेगा। तो फिर ये अभिलंब होने के साथ साथ दीर्घवृत्त की जीवा भी हो जाएगी। तो ये होती है अभिलंब जीवा। ये Q पर अभिलंब है, R पर अभिलंब ये रेखा नहीं होगी, R पर अभिलंब कोई और रेखा आएगी। तो दीर्घवृत्त के एक बिंदु पर खींचा गया अभिलंब दीर्घवृत्त को पुनः काटता है किसी बिंदु पर, तो वो अभिलंब होने के साथ साथ दीर्घवृत्त की जीवा भी बन जाता है। यानी है तो ये एक रेखा ही जो दीर्घवृत्त के एक बिंदु पर तो अभिलंब है और वैसे ये दीर्घवृत्त की जीवा है। इसके मध्य बिंदु का बिंदु पथ ज्ञात करना है। मान लो कि इसका मध्य बिंदु P है और P के कोऑर्डिनेट्स हम x1 y1 मान लेंगे। तो इस मध्य बिंदु P का बिंदु पथ ज्ञात करना है। सॉल्यूशन पर आए। ये दीर्घवृत्त x² प्लस y² बराबर 1 की किसी अभिलंब जीवा QR का समीकरण है। तो ये समीकरण लिखा है अभिलंब के रूप में। जैसे ये अभिलंब जीवा Q पर अभिलंब है, तो अगर हम बिंदु Q का उत्केंद्र कोण थीटा मान लें, यानी Q के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे a cos थीटा b sin थीटा, तो Q पर खींचा गया अभिलंब जो होता है वो लिखा है ax sec थीटा माइनस by cosec थीटा बराबर a² माइनस b²। तो ये तो हो गया इस अभिलंब जीवा का समीकरण बिंदु Q के उत्केंद्र कोण के रूप में। अब ये अभिलंब होने के साथ साथ जीवा भी है, तो इस जीवा का मध्य बिंदु P मान लिया। तो मध्य बिंदु P के कोऑर्डिनेट्स के रूप में भी इस रेखा का समीकरण लिखा जा सकता है। इसका मध्य बिंदु P x1 y1 हो तो t बराबर s1 से इस जीवा का समीकरण होगा। ये t हो गया x1 x अपॉन a स्क्वायर प्लस y1 y अपॉन b स्क्वायर बराबर, और ये s1 हो गया x1 स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर। जैसा कि हम जानते हैं कि उस जीवा का समीकरण जिसका मध्य बिंदु x1 y1 हो ये होता है। तो ये इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 ये दोनों एक ही रेखा के समीकरण हैं। इक्वेशन 1 तो इस रेखा का समीकरण है अभिलंब के रूप में, क्योंकि ये रेखा अभिलंब भी है, और इक्वेशन नंबर 2 इसी रेखा का समीकरण है इसके मध्य बिंदु के निर्देशांकों के रूप में, जीवा के मध्य बिंदु के निर्देशांकों के रूप में। तो 1 और 2 एक ही रेखा के समीकरण है। इनकी तुलना कर दें। जैसा कि हम जानते हैं कि जब तुलना करते हैं तो दोनों समीकरणों में x का गुणांक का अनुपात, y के गुणांक का अनुपात और अचर पद का अनुपात समान रहता है। तो इसमें x का कोफिशिएंट x1 अपॉन a स्क्वायर अपॉन इसमें x का कोफिशिएंट ax सेक थीटा में x का कोफिशिएंट a सेक थीटा बराबर इसमें y का कोफिशिएंट y1 अपॉन b स्क्वायर अपॉन इसमें y का कोफिशिएंट माइनस b कोसेक थीटा बराबर इस वाले में राइट हैंड साइड का अचर पद अपॉन इस वाले में राइट हैंड साइड का अचर पद। तो ये दोनों इक्वेशंस की तुलना कर दी, क्योंकि दोनों एक ही रेखा की इक्वेशंस हैं। अब इन इक्वेशंस से हम ओनली जो उत्केंद्र कोण थीटा हमने माना हुआ है बिंदु Q का, उसको एलिमिनेट करना है। तो इसको थोड़ा सरल किया, ये a स्क्वायर नीचे आ जाएगा तो नीचे a क्यूब हो जाएगा और सेक ऊपर जाके कॉस थीटा हो जाएगा। इसमें b स्क्वायर नीचे आ गया तो b क्यूब हो गया, और कोसेक जो नीचे था ऊपर जाके साइन थीटा हो जाएगा, और ये टर्म एज इट इज़। फर्स्ट टर्म बराबर थर्ड टर्म,
इस इक्वेशन को लें और कॉस थीटा की वैल्यू निकालें, तो कॉस थीटा बराबर हो जाएगा, ये a³ ऊपर आ जाएगा और x1 नीचे। तो फर्स्ट बराबर थर्ड को कॉस थीटा के लिए हल कर लिया और सेकंड टर्म बराबर थर्ड टर्म इस इक्वेशन को साइन थीटा के लिए हल कर लिया। तो b³ इधर ऊपर आ गया और y1 नीचे आ जाएगा। कॉस थीटा और साइन थीटा के ये जो मान है, इन दोनों इक्वेशंस को वर्ग करके जोड़ दें तो लेफ्ट हैंड साइड तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा यानी 1 हो जाएगा। राइट हैंड साइड में इस पूरी टर्म का स्क्वायर यानी a⁴ इस फैक्टर का स्क्वायर अपॉन x1 का स्क्वायर प्लस इंटू इस फैक्टर का स्क्वायर प्लस इस पूरी टर्म का होल स्क्वायर। इससे हमें थीटा का एलिमिनेशन हो गया। और अब इसको थोड़ा और सरल कर लें। नीचे जो कॉमन फैक्टर है a² - b² का होल स्क्वायर, ये कॉमन ले लिया, और ऊपर जो कॉमन फैक्टर है x1² अपॉन a² प्लस y1² अपॉन b² का होल स्क्वायर, इसमें भी है और इसमें भी है, तो ये कॉमन ले लिया। तो फर्स्ट टर्म से तो बचेगा a⁴ और इससे बचेगा b⁴ और राइट हैंड साइड में 1 आ गया। साइड चेंज करके लिख दिया, राइट हैंड साइड की टर्म को लेफ्ट हैंड साइड में और लेफ्ट हैंड साइड की टर्म को राइट हैंड साइड में। और थोड़ा सरल कर लें तो ये a² - b² का होल स्क्वायर जो है, इसको इधर की बजाय इधर 1 से गुणा कर देंगे तो ये राइट हैंड साइड में पहुंच जाएगा और बाकी टर्म एज इट इज़। तो अगर अभिलंब जीवा के मध्य बिंदु P के कोऑर्डिनेट्स x1 y1 हो तो x1 और y1 में ये संबंध बनता है। तो फिर इस संबंध में x1 की जगह x और y1 की जगह y रख दें तो अभिलंब जीवा QR के मध्य बिंदु P x1 y1 का बिंदु पथ हो जाएगा ये इक्वेशन, x1 की जगह x और y1 की जगह y। तो इस तरह से हमने एक जीवा के मध्य बिंदु का बिंदु पथ ज्ञात किया है और उस जीवा की विशेषता ये थी कि वो जीवा होने के साथ साथ किसी एक सिरे पर अभिलंब भी था, तो वो अभिलंब जीवा कहलाई और अभिलंब जीवा के मध्य बिंदु का बिंदु पथ ज्ञात किया है। नेक्स्ट एग्जांपल पर आए। इसमें एक रेखा युग्म दे रखा है ax² + 2hxy + by² बराबर 0। ये एक रेखा युग्म है। रेखा युग्म का मतलब दो रेखाओं का संयुक्त समीकरण। तो इस समीकरण से निरूपित रेखाएं इस दीर्घवृत्त के परस्पर संयुग्मी व्यास होंगी, तो उसका प्रतिबंध ज्ञात करना है और प्रूव करना है कि वो प्रतिबंध ये होगा a² × A प्लस b² × B बराबर 0। ये तो दीर्घवृत्त, तो सॉल्यूशन में हमने वहीं से शुरू किया है। समीकरण जो दे रखा है दो घात का समीकरण, वो लिख दिया इक्वेशन नंबर 1। इस समीकरण द्वारा निरूपित दो रेखाएं, हम जानते हैं कि दो रेखाओं का संयुक्त समीकरण कैसा होता है। हमने पहले पढ़ा है कि दो रेखाओं का संयुक्त समीकरण व्यापक रूप में तो ऐसा होता है ax² + 2hxy + by² + 2gx + 2fy + c बराबर 0। कोई भी दो लाइन की इक्वेशन को मल्टीप्लाई करके उनका संयुक्त समीकरण बन जाता है। तो दो रेखाओं का संयुक्त समीकरण इस रूप का होता है। ये समीकरण ऑलवेज टू लाइंस का इक्वेशन हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, उसके लिए कंडीशन होती है जो हमने पहले डिस्कस की थी कि एक डेल्टा एक स्थानिक बनता है, अगर वो 0 है तब ये इक्वेशन दो रेखाओं का जॉइंट इक्वेशन कहलाता है। और अगर ये डिटरमिनेंट 0 ना हो तो फिर ये इक्वेशन सर्किल का या पैराबोला का या हाइपरबोला का या एलिप्स का हो सकता है। खैर हम उस डिटेल में ज़्यादा ना जाके इस पर आएँ कि अगर दो रेखाओं के समीकरणों को गुणा कर दें तो उन दो रेखाओं का संयुक्त समीकरण आ जाएगा और वो संयुक्त समीकरण इस रूप का होता है। अगर वो दो रेखाएं मूल बिंदु से गुजरने वाली हों, जैसे a1x + b1y बराबर 0, x का पद है इसमें, y का पद है, अचर पद नहीं है, तो ये मूल बिंदु से गुजरने वाली रेखा है। और a2x + b2y बराबर 0, ये भी मूल बिंदु से गुजरने वाली कोई रेखा है। और अगर इन दोनों के समीकरणों को गुणा कर देंगे तो a1x + b1y × a2x + b2y बराबर 0,
इस रूप का आ जाएगा मूल बिंदु से गुजरने वाली दो रेखाओं का संयुक्त समीकरण। इनको आपस में गुणा कर लेंगे तो इसमें तीन ही तरह के पद आएंगे, एक एक्स स्क्वायर वाला और एक एक्स वाई वाला और एक वाई स्क्वायर वाला। मतलब ये कि दो रेखाओं का संयुक्त समीकरण इन जनरल तो इस रूप का होता है, लेकिन अगर वो दो रेखाएं मूल बिंदु से गुजरती हों तो उनके संयुक्त समीकरण में ये फिर एक घातीय पद या शून्य घात वाले पद नहीं होते और केवल दो घातीय ही होते हैं, यानी वो दो घात का समघात समीकरण होता है। तो यहाँ जो हमें समीकरण दे रखा है कैपिटल ए एक्स स्क्वायर प्लस 2 कैपिटल एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर, ये जिन दो रेखाओं का संयुक्त समीकरण है वो दो रेखाएं जाहिर है कि मूल बिंदु से गुजरने वाली होंगी। तो उनके समीकरण हम अगर अलग अलग मान लें तो मान लो कि वो समीकरण ये थे, y बराबर m1x एंड y बराबर m2x। मान लो इन दो रेखाओं का है ये संयुक्त समीकरण, तो फिर इस समीकरण को बराबर जीरो, इन दोनों समीकरणों को बराबर जीरो फॉर्म में लिख के और वापस गुणा करने पर यही समीकरण आना चाहिए। इस आधार पर हमने क्वेश्चन का सॉल्यूशन स्टार्ट किया है। ये जो समीकरण है इससे निरूपित दो रेखाएं, क्योंकि हमें पता है कि वो दो रेखाएं मूल बिंदु से गुजरने वाली होंगी तो उनका समीकरण इस रूप में माना जा सकता है। मूल बिंदु से गुजरने वाली किसी भी रेखा को समीकरण इस रूप में लिखा जा सकता है। तो मान लिया कि इस संयुक्त समीकरण से निरूपित दो रेखाओं के अलग अलग समीकरण ये हैं, y बराबर m1x और y बराबर m2x। तो इन दोनों समीकरणों को बराबर जीरो फॉर्म में लिख दें, जैसे ये हो जाएगा m1x माइनस वाई बराबर जीरो और ये हो जाएगा m2x माइनस वाई बराबर जीरो, और फिर इन दोनों को गुणा कर दें तो m1x माइनस वाई इंटू m2x माइनस वाई बराबर जीरो, ये हो जाएगा उनका वापस संयुक्त समीकरण। ये उनके अलग अलग समीकरण है, ये संयुक्त समीकरण हो जाएगा। इसको और मल्टीप्लाई कर लें तो इसको इससे गुणा करने पर एक्स स्क्वायर की टर्म आएगी, m1 m2 एक्स स्क्वायर। फर्स्ट को माइनस वाई से करेंगे तो माइनस m1 एक्स वाई, और माइनस वाई को m2 एक्स से करेंगे तो माइनस m2 एक्स वाई, उन दोनों में से माइनस कॉमन एक्स वाई कॉमन तो m1 प्लस m2, और माइनस वाई इंटू माइनस वाई वाई स्क्वायर हो जाएगा। मतलब इनको मल्टीप्लाई कर दिया। तो अगर दिए गए समीकरण द्वारा निरूपित दो रेखाएं ये हैं तो इन दो रेखाओं का संयुक्त समीकरण तो ये बनेगा, इसलिए समीकरण एक और समीकरण दो एक ही रेखा युग्म के समीकरण हो गए। तो इनकी तुलना कर दें, मतलब हम जो संयुक्त समीकरण हमें दे रखा है उससे निरूपित दो रेखाओं के अलग अलग समीकरण भी मान लिए हैं हमने, तो उनकी प्रवणताएं m1 m2 जो हैं उनमें संबंध आ जाएगा हमें। तो अगर इससे निरूपित दो रेखाओं के अलग अलग समीकरण ये मान लिए जाएं तो वापस इनसे संयुक्त समीकरण प्राप्त करें तो वो संयुक्त समीकरण ये ही आना चाहिए। इस आधार पर हम इस समीकरण जो कि इन दोनों को गुणा करने पर प्राप्त हुआ है और ये समीकरण दिया हुआ, इनकी तुलना कर दें, क्योंकि अगर ये दोनों एक ही रेखा युग्म के समीकरण हैं तो फिर इसमें गुणांक समानुपाती होंगे, यानी एक व दो की तुलना करने पर। तो इसमें m1 m2 एक्स स्क्वायर का गुणांक बटे इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक a बराबर इसमें वाई स्क्वायर का गुणांक 1 अपॉन इसमें वाई स्क्वायर का गुणांक b कैपिटल B बराबर इसमें एक्स वाई का गुणांक माइनस ऑफ m1 प्लस m2 अपॉन इसमें एक्स वाई का गुणांक 2h। तो ये कंपेरिजन हो गया। अब इससे फर्स्ट टर्म बराबर सेकंड टर्म, इसको लें तो हमें m1 इंटू m2 का मान आ जाता है कैपिटल A अपॉन B। इससे हमें क्या प्राप्त हो गया या ऐसा क्यों किया, जो दो घात का समीकरण हमें ये दे रखा था, दो घात का समघात समीकरण, ये तो हमें दिया हुआ ही था कि ये दो रेखाओं का संयुक्त समीकरण है। तो ये जिन दो रेखाओं का संयुक्त समीकरण है उन दो रेखाओं की प्रवणताओं का गुणनफल प्राप्त हो गया हमें इस विधि से। तो इसके लिए हमने उनके अलग अलग समीकरण मान के और उनका संयुक्त समीकरण निकाल के उसका दिए गए संयुक्त समीकरण से तुलना करके और उन दो रेखाओं का संयुक्त समीकरण जो बना उसके आधार पर हमें उनकी प्रवणताओं का गुणनफल a अपॉन b प्राप्त कर लिया। अब ये दो रेखाएं जो कि इस समीकरण द्वारा निरूपित हैं, अगर दीर्घवृत्त के परस्पर संयुग्मी अर्धव्यास हैं, जैसे ये है ये दीर्घवृत्त और ये दो रेखाएं मान लो ये वाली थी, एक p डैश p और एक dd डैश, y बराबर m1x मान लो ये थी pp डैश और y बराबर m2x ये थी dd डैश। तो अगर ये संयुग्मी व्यास हैं तो फिर क्या होगा कि संयुग्मी व्यास की व्यासों की प्रवणताओं का गुणनफल माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर होता है, वो कंडीशन लगा देंगे। तो यदि ये दो रेखाएं परस्पर संयुग्मी व्यास हों दीर्घवृत्त के तो फिर इसका प्रतिबंध ये होता है कि m1 m2 बराबर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। इसमें m1 m2 का मान रख दें जो हमने तुलना करके निकाला है, इसमें रखने के लिए ही ज्ञात किया था, ये सब इसीलिए किया था ताकि हमें यहाँ m1 m2 का मान रख पाएँ।
तो ये तो दोनों व्यासों के संयुग्मी होने का प्रतिबंध हो गया, और इसमें m1 m2 का मान कैपिटल A अपॉन बी रख दें तो हो जाएगा कैपिटल A अपॉन कैपिटल बी बराबर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और इस इक्वेशन से अभीष्ट कंडीशन प्राप्त हो जाएगी। स्मॉल ए स्क्वायर को इधर गुणा कर दें, बी इधर गुणा हो जाएगा, ये इक्वेशन आ जाएगी। फिर राइट हैंड साइड वाली टर्म को भी लेफ्ट में ले लें तो ये इक्वेशन आ जाएगी। तो ये अभीष्ट प्रतिबंध आ गया। किस बात का प्रतिबंध है ये? कि वो जो दो घात का समीकरण दे रखा था उससे निरूपित जो दो रेखाएं हैं जो कि मूल बिंदु से गुजरने वाली होंगी, वो इस दीर्घवृत्त के परस्पर संयुग्मी व्यास हों, इसका प्रतिबंध है। यानी अगर स्मॉल ए, स्मॉल बी और कैपिटल बी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे तब वो द्विघात समीकरण परस्पर संयुग्मी व्यासों का होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो प्रतिबंध का यही मतलब होता है कि ये समीकरण संयुग्मी व्यासों का हो, इसका प्रतिबंध क्या है का मतलब इसका जो इसमें जो गुणांक हैं कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल एच, और जो दीर्घवृत्त के कॉन्स्टेंट्स हैं ए और बी, स्मॉल ए और स्मॉल बी, उनमें क्या रिलेशन हो ताकि ये समीकरण संयुग्मी व्यासों का समीकरण हो जाए, तो वो प्रतिबंध कहलाता है, और वो ये प्राप्त हुआ। तो ये दो एग्जांपल्स हमने अभी यहाँ पर एलिप्स के लिए हैं, और कुछ एग्जांपल्स हम और भी डिस्कस करना चाह रहे हैं, लेकिन अन्य एग्जांपल्स को हम फुल्ली सॉल्व नहीं कर रहे हैं, उसको हम असाइनमेंट वर्क के रूप में आपको देंगे। यानी आप उसको, इन क्वेश्चंस को या इन एग्जांपल्स को आप घर पे खुद करेंगे, हम इनको थोड़ा सा समझा देते हैं। पहला है, सिद्ध करो कि दीर्घवृत्त की उन जीवाओं के मध्य बिंदुओं का बिंदुपथ जो एक स्थिर बिंदु से गुजरती हैं एक अन्य दीर्घवृत्त होगा। जैसे ये दीर्घवृत्त है और इसकी कोई जीवा एक स्थिर बिंदु है यहाँ पे, मान लो ए, और इसके कोऑर्डिनेट्स कुछ मान लें, जैसे हमने इसके कोऑर्डिनेट्स मान लिए एच के, एच कॉमा के, ये तो एक स्थिर बिंदु है। अब इससे गुजरने वाली जीवाएँ, यानी वो जीवाएँ जो आगे बढ़ाई जाएँ तो इस बिंदु से गुजरेंगी, तो इस जीवा का मध्य बिंदु का बिंदुपथ ज्ञात करना। ऐसी अनंत जीवाएँ होंगी, जैसे यहाँ पर एक जीवा होगी, यहाँ से यहाँ तक ये जीवा है, और जो आगे बढ़ाने पर स्थिर बिंदु से गुजरती है। ये यहाँ से यहाँ तक एक जीवा होगी जो आगे बढ़ाने पर स्थिर बिंदु से गुजरती है। तो ऐसी जीवाएँ जो इस स्थिर बिंदु से गुजरती हैं, तो उन जीवाओं के मध्य बिंदुओं का बिंदुपथ ज्ञात करना है। ऐसी अनंत जीवा होंगी, उनमें से एक लें। मान लो ऐसी एक जीवा है क्यू आर, ये क्यू बिंदु और ये आर बिंदु, ये क्यू आर जीवा है जो कि उस स्थिर बिंदु कैपिटल ए से गुजरती है। तो इस जीवा क्यू आर के मध्य बिंदु पी का बिंदुपथ ज्ञात करना है। तो मध्य बिंदु पी के कोऑर्डिनेट्स x1 y1 मान लें, तो x1 y1 में जो रिलेशन बनेगा उससे इस बिंदु का बिंदुपथ हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे? दीर्घवृत्त का इक्वेशन तो लिख ही देंगे। मानक दीर्घवृत्त है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1, ये तो दीर्घवृत्त है। इसकी किसी जीवा क्यू आर जो कि स्थिर बिंदु ए एच के से गुजरती है का मध्य बिंदु पी x1 y1 मान लिया, तो इस जीवा का समीकरण आ जाएगा t बराबर s1 से ये x1 x अपॉन ए स्क्वायर प्लस y1 y अपॉन बी स्क्वायर बराबर x1 स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। ये तो हो गया इस जीवा का समीकरण जिसका मध्य बिंदु हमने p x1 y1 मान लिया है। अब क्योंकि ये जीवा एच के से गुजरती है, एक स्थिर बिंदु है जिसके कोऑर्डिनेट्स हमने एच के मान लिए हैं, उससे गुजरती है, तो एच के इसे संतुष्ट करेगा। तो इसमें एक्स और वाई की जगह एच के आ जाएंगे, तो ये इक्वेशन हो जाएगा x1 h अपॉन ए स्क्वायर प्लस y1 k अपॉन बी स्क्वायर बराबर x1 स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। स्थिर बिंदु से ये जीवा गुजरती है। अब क्योंकि हमें जीवा के मध्य बिंदु पी x1 y1 का बिंदुपथ ज्ञात करना है, और x1 y1 में ये संबंध आ चुका है, किसी भी राशि का विलोपन नहीं करना है, कोई थीटा वगैरह ऐसा कुछ नहीं है। तो यही इसी संबंध में x1 और y1 की जगह xy रख दें तो इस बिंदु का बिंदुपथ आ जाएगा। तो जीवा के मध्य बिंदु पी x1 y1 का बिंदुपथ हो जाएगा x1 की जगह x और y1 की जगह y रख दें, तो इधर हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर।
और ये भी अपने आप में एक इलिप्स ही होगा, एक दीर्घवृत्त हो गया। तो ये हो गया दीर्घवृत्त की एक स्थिर बिंदु से गुजरने वाली जीवाओं के मध्य बिंदुओं का बिंदुपथ। सेकेंड एग्जाम्पल पर आए। इस एग्जाम्पल में दीर्घवृत्त की उन जीवाओं के मध्य बिंदुओं का बिंदुपथ ज्ञात करना है जो इस वृत्त को स्पर्श करती हैं। पिछले वाले में और इसमें दोनों में काम एक ही करना है, जीवाओं के मध्य बिंदुओं का बिंदुपथ ज्ञात करना है, लेकिन उन जीवाओं की विशेषता दोनों में अलग अलग है। पिछले वाले में उन सब जीवाओं की विशेषता ये थी कि वो एक स्थिर बिंदु से गुजरती हैं, और इस वाले में उन जीवाओं की विशेषता यह है कि वो इस वृत्त को स्पर्श करती हैं। तो जीवा के मध्य बिंदु को हम x1 y1 मान लेंगे, तो पिछले एग्जाम्पल की तरह उस जीवा का समीकरण तो ये हो जाएगा x1x अपॉन ए स्क्वायर प्लस y1 y अपॉन बी स्क्वायर बराबर x1 स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। ये तो दीर्घवृत्त की उस जीवा का समीकरण हो जाएगा जिसका मध्य बिंदु हमने p x1 y1 मान लिया है। उस जीवा का समीकरण ये हो गया। अब केवल ये विशेषता जो दे रखी है उसका उपयोग करना है कि ये जीवा इस वृत्त को स्पर्श करती है। ऐसे ही जीवा एक वृत्त होगा उसको स्पर्श करती है। तो ये जीवा अगर इस वृत्त को स्पर्श करती है तो स्पर्शता का प्रतिबंध ये होगा कि वृत्त का जो केंद्र है, जो कि मूल बिंदु है इस समय 0 0, उस केंद्र से इस रेखा पर लंबिक दूरी वृत्त की त्रिज्या जो कि स्मॉल b है उसके बराबर होगी। तो 0 0 से जब इस रेखा पर लंबिक दूरी लिखेंगे तो x और y की जगह तो 0 0 रख देंगे, तो ऊपर केवल ये कांस्टेंट बचेगा x1 स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, और नीचे आएगा रूट के अंदर इसमें x के गुणांक का वर्ग यानी x1 स्क्वायर अपॉन ए की पावर 4 और y के गुणांक का वर्ग यानी y1 स्क्वायर अपॉन बी की पावर 4। ये हो जाएगा इस वृत्त के केंद्र 0 0 से इस जीवा पर लंबिक दूरी, और ये दूरी वृत्त की त्रिज्या b के बराबर होगी। तो अब इससे जीवा के मध्य बिंदु p x1 y1 का बिंदु पता जाएगा। x1 y1 की जगह x और y रख देंगे और भी थोड़ा सरलीकरण कर लेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, ये वाला पद इधर आ जाएगा और फिर x1 y1 की जगह xy रख देंगे। तो ये इक्वेशन हो जाएगी x स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर का होल स्क्वायर बराबर इधर राइट हैंड साइड में बी स्क्वायर और नीचे वाली टर्म भी इधर आ जाएगी। तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए की पावर 4 और प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी की पावर 4। तो ये हो जाएगा दीर्घवृत्त की उन जीवाओं के मध्य बिंदु का बिंदुपथ जो जीवाएं इस सर्कल को स्पर्श करती हैं। दोनों तरफ स्क्वायर कर लिया, थोड़ा और सरल कर लिया और x1 और y1 की जगह x और y रख दिए। सिमिलरली इस एग्जाम्पल पर आए, सिद्ध करो कि ये दो रेखाएं इस दीर्घवृत्त के परस्पर संयुग्मी व्यास हैं। तो ये भी सिंपल है, जो दीर्घवृत्त दे रखा है उसको पहले तो मानक रूप में बदल लें, जैसे इसमें 5 से डिवाइड कर दें और 3 को नीचे ले लें, तो एक्स स्क्वायर अपॉन 5 अपॉन 3 और सेकंड टर्म हो जाएगी वाई स्क्वायर अपॉन 5 अपॉन 4 बराबर 1। 5 से डिवाइड कर दिया तो ये तो दीर्घवृत्त का मानक रूप हो गया। इसमें ये ए स्क्वायर हो गया और ये बी स्क्वायर हो गया, यानी ए स्क्वायर का मान 5/3 और बी स्क्वायर का मान 5/4। ये तो बात हो गई दीर्घवृत्त की। और ये जो दो रेखाएं हैं इनकी प्रवणता ले लें। एक रेखा हो जाएगी ये वाली y = -3x और ये वाली हो जाएगी y = 1/4x। तो ये m1 m2 हो गए, यानी इसकी प्रवणता m1 बराबर हो गई -3 और इस वाले व्यास की प्रवणता m2 बराबर हो गई 1/4। अब ये दोनों व्यास इस दीर्घवृत्त के परस्पर संयुग्मी व्यास हैं, ये बताने के लिए जो संयुग्मी होने का कंडीशन होती है m1 m2 बराबर -b² वो वेरीफाई कर दें। तो यहाँ पर m1 × m2 का मान क्या आ रहा है, यानी दोनों व्यासों की प्रवणताओं का गुणनफल। तो इन दोनों का गुणनफल -3/4 आ जाएगा। और यहाँ पर -b² का मान कितना आ रहा है, तो -b² की जगह 5/4 और a² की जगह 5/3। तो ये वैल्यू भी -3/4 हो जाएगी और ये भी -3/4 है। इससे ये सिद्ध हो रहा है कि दोनों व्यासों की प्रवणताओं का गुणनफल -b² के बराबर है और इसका मतलब ये दोनों व्यास संयुग्मी व्यास हैं। एक और एग्जांपल यहाँ पर लें, CP और CD परस्पर संयुग्मी अर्धव्यास हैं। जैसे ये दीर्घवृत्त है, ये उसका केंद्र है C मूल बिंदु, CP एक अर्धव्यास है और CD इसका संयुग्मी अर्धव्यास है। तो हम जानते हैं कि P के कोऑर्डिनेट्स अगर a cos थीटा b sin थीटा मान लेंगे
तो फिर डी के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे माइनस ए साइन थीटा बी कॉस थीटा। तो ये दो परस्पर संयुग्मी व्यासों या संयुग्मी अर्धव्यासों के सिरों के कोऑर्डिनेट्स हो गए। ये दोनों परस्पर संयुग्मी अर्धव्यास हैं। इसके बाद हमें क्या करना है, पी एवं डी पर स्पर्श रेखाओं के प्रतिच्छेद बिंदु का बिंदुपथ ज्ञात करना है। यानी पी पर दीर्घवृत्त की स्पर्श रेखा बनेगी ऐसे, और डी पर दीर्घवृत्त की स्पर्श रेखा बनेगी ऐसे। इन दोनों स्पर्श रेखाओं का जो प्रतिच्छेद बिंदु आएगा उसका बिंदुपथ ज्ञात करना है। तो पहले तो हम इन दोनों स्पर्श रेखाओं का समीकरण लिख लेंगे। जैसे पी पर दीर्घवृत्त की जो स्पर्श रेखा है, क्योंकि पी का उत्केंद्र कोण थीटा है, तो पी पर स्पर्श रेखा ये होगी x/a कॉस थीटा प्लस y/b साइन थीटा बराबर 1। सिमिलरली डी पे स्पर्श रेखा ये वाली, ये क्या आएगी, तो इसी में थीटा की जगह थीटा प्लस π/2 रख दें, क्योंकि पी का उत्केंद्र कोण थीटा है तो डी का π/2 प्लस थीटा होगा। तो डी पर जो स्पर्श रेखा आएगी, थीटा की जगह π/2 प्लस थीटा रखेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी माइनस x/a साइन थीटा, क्योंकि कॉस ऑफ π/2 प्लस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा होता है, और प्लस y/b साइन ऑफ π/2 प्लस थीटा करेंगे तो वो कॉस थीटा हो जाएगा बराबर 1। तो ये हो जाएंगी दो स्पर्श रेखाएं, एक पी पर खींची गई स्पर्श रेखा और एक डी पर खींची गई स्पर्श रेखा। इनके प्रतिच्छेद बिंदु का बिंदुपथ ज्ञात करना है। तो इनके दोनों के समीकरणों से हम अज्ञात राशि या जो प्राचल थीटा है उसका विलोपन कर दें, और विलोपन करने के लिए इन दोनों को वर्ग करके जोड़ दें ताकि थीटा का विलोपन हो जाए। तो जैसे वर्ग, इन दोनों इक्वेशंस को वर्ग करके जोड़ेंगे तो फर्स्ट के स्क्वायरों से तो टर्म आएगी x² a² cos² प्लस sin² 1 हो जाएगा, और सेकंड पदों के स्क्वायर से टर्म आएगी y² b², इसका sin² प्लस cos² 1 हो जाएगा, और दोनों के गुणनफल का दोगुना इस वाले में पॉजिटिव आएगा और इस वाले में नेगेटिव आएगा, होल स्क्वायर करने पर वो कैंसिल हो जाएंगे, और इसका वर्ग प्लस इसका वर्ग तो राइट हैंड साइड में 2 आ जाएगा। तो ये हो गया दीर्घवृत्त की परस्पर संयुग्मी अर्धव्यासों CP एवं CD के सिरों P एवं D पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के प्रतिच्छेद बिंदु का बिंदुपथ। दोनों स्पर्श रेखाओं के समीकरण लिख लिए और डायरेक्टली उन समीकरणों से ही थीटा को एलिमिनेट कर दें तो उनके प्रतिच्छेद बिंदु का बिंदुपथ आ जाएगा। तो ये कुछ क्वेश्चंस या एग्जांपल्स हमने एलिप्स के आज लिए हैं, बाकी हम अगले वीडियो में लेंगे। इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू ऑल। जय हिंद।